नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 153 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। उच्च शिक्षा और शहरी विकास विभाग में देंगे सेवाएं। मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा अन्य विभागों में भी जल्द होगी नियुक्ति। कांवड़ यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पहचान उजागर करने पर लगाई रोक। कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत। सैन्यधाम में हुए घोटाले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा शहीदों के नाम पर भरी जा रही जेब। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति का जायजा लेने आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश, लोग भी बरते सावधानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा एवं शहरी विकास विभाग के 153 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये पत्र 68 असिस्टेंट प्रोफेसर, 63 अधिशासी अधिकारी और 22 कर और राजस्व निरीक्षकों को प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थी राज्य सरकार के साथी के रूप में राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद पड़े हैं उन पर तेजी से नियुक्ति की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पहचान उजागर करने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ रूट पर व्यापारियों से अपनी पहचान को उजागर करने के लिए नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात की कि लोकल बॉडीज में भी 15-15 साल से इनके मेयर हैं। देहरादून में इनका मेयर है, हल्द्वानी में इनका मेयर है, काशीपुर में इनका मेयर है, रुद्रपुर में इनका मेयर है। वो क्या कर रहे हैं? और इन्हीं शहरों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा पूरा कोलैप्स कर गया। देहरादून में बन रहे सैन्यधाम के निर्माण में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सैन्यधाम के निर्माण में 49 करोड़ का बजट अचानक से 99 करोड़ तक पहुंच गया। अब एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बहुत ही आसानी से इस पर सफाई पेश की है। देखिए रिपोर्ट। सैन्यधाम में भी हो गया घोटाला, बजट के नाम पर करोड़ों का गड़बड़ झाला। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगा डाला, शहीदों के नाम पर खेल कर डाला। उत्तराखंड की 5वें धाम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब इसमें करोड़ों के गोलमाल का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए सैन्यधाम के निर्माण में लगाए गए बजट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ तक कि सैन्यधाम में शहीदों की मिट्टी में कमीशन का खेल भी खेला गया। आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश नेगी ने बड़ा खुलासा किया है कि सैन्यधाम में टेंडर से लेकर निर्माण कार्यों में करोड़ों का गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 49 करोड़ का था और अब ये 99 करोड़ तक पहुँच चुका है। ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी है। बता दें कि देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्यधाम का निर्माण चल रहा है। सैन्यधाम के निर्माण के लिए अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार ने दी है। ये प्रोजेक्ट 8 नवंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन पहले इसे इस साल मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया और अब इसकी समय सीमा को बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया गया है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम ने इसका ग्लोबल टेंडर ही जारी नहीं किया। देखिए, ये मामला ऐसा है, सैन्यधाम जो ये प्रोजेक्ट बन रहा था इसमें केंद्र का पैसा लगा हुआ है और पेयजल निगम और सैन्य कल्याण विभाग इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जब टेंडर खोले गए, इसमें पहले अनियमितताएं आई। 48 करोड़ का जब ये टेंडर हुआ तो इसमें ज़्यादा इसको ग्लोबल टेंडर नहीं करा गया और इसमें वित्तीय जो इनके डायरेक्टर थे उन्होंने आपत्ति लगा दी थी कि आपने ये उसमें अल्पकालीन उसमें कैसे खोल दिया।
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक निगम ने इतनी बड़ी धनराशि का टेंडर बिना प्रशासनिक अनुमति के जारी कर दिया था। पेयजल निगम ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी विकास नगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को दी। जब रविंद्र का तबादला देहरादून हुआ तो वो अपने साथ जेई शीतल गुरुंग और एई संजय यादव को भी योजना के साथ ले आए। सैन्यधाम की योजना बनाते समय इन इंजीनियर और संबंधित अफसरों ने बेहद लापरवाही बरती कि 48 करोड़ का प्रोजेक्ट महज 1 साल में बढ़कर 100 करोड़ हो गया। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसमें सब देखिए, आरटीआई में निकला सेम स्टैम्प वेंडर है, जबकि दूसरी कंपनी कानपुर की है और 2 बार टेंडर जो दिखाए हैं इन्होंने, और पर इन्होंने जो हमें आरटीआई में दिया उन्होंने केवल एक ही बार का टेंडर दिखाया। दूसरी चीज़, दोनों बार टेंडर में एफिडेविट एक ही जगह से नोटाइज हो रखे, एक ही जगह से स्टैंप ले रखे, ये कैसे संभव है? तो बीड थी 56 करोड़ की, पहुंच गया ऊपर ये अब 49 करोड़ का जो हिसाब बनाया था इन्होंने, वो अब पहुंच गया 99 करोड़ में। सैन्यधाम को लेकर हुए इस बड़े खुलासे को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सत्ता पक्ष पर घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। अब 2 साल बीत जाने के बाद कुछ हमारे पास संज्ञान में कुछ तथ्य आए हैं, आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसमें बड़ा खिलवाड़ हुआ है, इसमें पैसों का गबन हुआ है विभागीय अधिकारियों के द्वारा। नंबर 1 इसकी ग्लोबल टेंडरिंग होनी चाहिए थी, ई टेंडरिंग हुई। उसके अलावा 48 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई थी, डीपीआर तैयार की गई थी। 48 करोड़ से वो 39 करोड़ में आवंटित की गई। क्यों की गई पता नहीं। 1 करोड़ 9 लाख रुपया एक्स्ट्रा रुपए में उसको आवंटन किया गया और उसके बाद बढ़ते बढ़ते निर्माण कार्य के दौरान 100 करोड़ उसकी लागत हो गई और 100 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया। सैन्यधाम के निर्माण में करोड़ों के घोटाले के आरोपों को लेकर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जैसे जैसे सुझाव आए सैन्यधाम का कार्य बढ़ता गया और इसी के कारण बजट भी बढ़ता चला गया। और जहाँ तक सैन्यधाम की बात है, देखिए जब हमने सैन्यधाम का निर्माण शुरू किया कि हम चुनाव के बीच में जा रहे थे, उसका जब शिलान्यास किया तो उसकी कॉस्ट 52 करोड़ थी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये कोई मेमोरियल नहीं बन रहा है, एक धाम बन रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि आप पूरे देश में जाकर उनका अध्ययन करके जो सबसे बेस्ट हो उसमें करिएगा। और हमारे अधिकारी सैनिक कल्याण के, हमारे सेक्रेटरी पूरे देश के, क्योंकि कहीं धाम नहीं है, सब जगह मेमोरियल है, और उनमें से जो सबसे बेस्ट निकला उसमें उसको हमने लागू किया है। उसमें म्यूजियम है, उसमें थिएटर है, उसमें कैफ़े है, उसमें लाइट एंड साउंड की शो के माध्यम से शो वहाँ पर दिखाए जाएंगे। सारी 1734 शहीदों के नाम उसमें अंकित होंगे। तो ये सारी चीज़ें और की जाएंगी। अगर उसमें कहीं कीमत और बढ़ेगी वो भी बढ़ाई जाएगी। हैरानी की बात है कि प्रदेश में शहीदों के नाम पर बन रहा सैन्यधाम, जो पीएम मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे के बाद अब इसमें करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि काम बढ़ने के कारण बजट बढ़ता चला गया, लेकिन इस बात को कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो क्या वाकई में शहीदों के नाम पर कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों ने अपनी जेब भरने का काम किया? यदि ऐसा हुआ है तो यकीनन सरकार को इसमें बड़ा कदम उठाना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन अब अग्निवीरों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार कदम उठा रही है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, तो वहीं अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी अग्निवीरों के भविष्य को संवारने की बात कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, भविष्य संवारने के लिए सरकार उठा रही कदम। सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्लान हो रहा तैयार। उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है और बड़ी तादाद में उत्तराखंड से सैनिक देश सेवा भी करते आए हैं। अग्निवीर योजना की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की भरसक कोशिश की हो, लेकिन जनता ने कांग्रेस के इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया।
हालांकि कई राज्यों में इससे बीजेपी को नुकसान होने का भी आंकलन किया गया है, जिसे देखते हुए अब बीजेपी शासित प्रदेशों में अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान शुरू हो गया है। हरियाणा में सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस पर विधानसभा से मुहर भी लग सकती है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद 4500 अग्निवीर कुमाऊं मंडल से और 200 अग्निवीर गढ़वाल मंडल से अब तक भर्ती होकर सेवा दे रहे हैं। देखिए, अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इस नाते हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। देखिए, 4 साल के बाद एक हैंडसम अमाउंट उनको मिलने वाला है। उसके बाद जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, हम बहुत शीघ्र ही मैंने कहा कि हम कितना आरक्षण दे रहे हैं, हम उनको और क्या बेनिफिट देंगे अगर वो कभी अपना रोजगार चाहते हैं। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चर्चा हुई है और जो सबसे बेहतर होगा वो इस प्रदेश में लागू होगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। उत्तराखंड की धामी सरकार अग्निवीरों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रही है और प्रदेश के सरकारी विभागों में आरक्षण का कोटा देने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए इस योजना को बंद करने की मांग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम अग्निवीर योजना को ही समाप्त कर देंगे। जो सेना में नौजवान 16 साल की नौकरी करने के उपरांत घर आता था, 15 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 16वें साल में घर आता था, पेंशन लेके, ग्रेजुटी लेके, मेडिकल लेके, कैंटीन फैसिलिटी लेके, अन्य सामाजिक सुरक्षाएं लेके घर आते थे, उनको 4 साल में क्यों वापस कर रहे हैं? अच्छा होता मुख्यमंत्री जी ये कहते कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, स्वयं मुख्यमंत्री एक वीर सैनिक के पुत्र हैं और उनको तो अच्छा लगता, वो कहते कि मैं अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कहूँगा। उत्तराखंड में बड़ी तादाद में युवा अग्निवीर बनकर देश सेवा का रास्ता भी चुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जहां इस योजना का विरोध कर रही है, तो वहीं अब प्रदेश की धामी सरकार 4 साल बाद घर लौटने वाले अग्निवीरों को आरक्षण देकर सरकारी नौकरी में भर्ती का भी द्वार खोलने की बात कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के इस कदम को लेकर युवाओं का क्या रिएक्शन सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते आपदा प्रबंधन विभाग की सतर्कता को परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने वर्चुअल कई जिलाधिकारियों से क्षेत्र की हालातों पर अपडेट लिया। वहीं इस मौके पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश के कई स्थानों में बारिश का औसतन 35% से ज्यादा है। ऐसे में कई इलाकों पर भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, कई रास्ते भूस्खलन के चलते बाधित हैं। अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज़्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% से ज़्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में, जो ISBT के पास में और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में जल भरा हुआ है। तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है।
और जहाँ भी जल भराव हो रहा है वो पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है, अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सब जगह। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे और जहन में सवाल उठेगा कि पिछले 15 सालों से बीजेपी के मेयर ने शहर का क्या यही विकास किया है। देखिए रिपोर्ट। चंद घंटे की हुई बरसात तो दिख गया देहरादून का विकास, शहर हुआ पानी पानी। देखिए बरसात में बदहाल देहरादून की कहानी। ये तस्वीरें देखकर चौंकिएगा नहीं, ये उसी राजधानी देहरादून की तस्वीर है जो स्मार्ट बनने तो जा रही है, लेकिन लक्षण कुछ नजर नहीं आते। चंद घंटों की बरसात में आखिर शहर का हाल क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शहर के अलग अलग इलाके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर माजरा की है तो दूसरी तस्वीर बंजारावाला की। यहाँ सड़कों का हाल देखिए, नालियां चौक पड़ी हैं। नाले का पानी सड़कों पर इस कदर है कि आपके लिए फर्क कर पाना कठिन हो जाएगा कि सड़क है या फिर तालाब। बारिश का सारा पानी गली मोहल्लों और मेन रोड पर भर चुका है। गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। जहां तक आप नजर घुमाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आ जाएगा। और ये हाल तब है जब कुछ घंटे की बारिश हुई। सोचिए लगातार बारिश में आखिर दून शहर का क्या हाल हो जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सालों से शहर की सत्ता पर काबिज बीजेपी इसे अपने कार्यकाल का विकास बताती है। सालों से शहर में बीजेपी का मेयर रहा है, लेकिन काम कितना किया गया इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना कठिन नहीं। हर साल मॉनसून सीजन में दून शहर का यही हाल हो जाता है। पिछले 5 साल से मेयर के पद पर बैठने वाले सुनील उनियाल गामा भी इन तस्वीरों को देख लें कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना शहर का विकास किया। विकास तो छोड़िए, नालों की सफाई तक की जहमत नहीं उठाई गई। और नतीजा ये है कि आज आम जनता को इस जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। मॉनसून से पहले जो काम होना चाहिए, प्रशासन को बरसात होने के बाद उस काम की याद आती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेता जनता के विकास के नाम का चोला ओढ़े सिर्फ अपना विकास करते रहे और जनता समस्या से दो चार होती रही। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजधानी देहरादून में बारिश की वजह से सड़कों पर हुए जल भराव को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बारिश ने स्मार्ट सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को खोलकर रख दिया है और इसका हर्जाना आम जनता भुगत रही है। बता दें कि कांग्रेस ने राज्य के अन्य जिलों में बारिश की वजह से पनपे बाढ़ जैसे हालातों पर भी सवाल उठाए हैं। हर व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को इस देश में अपना कारोबार करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी दुकान लगाने का अधिकार है। लेकिन सरकार जानबूझकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं और जो सामाजिक सद्भाव का ताना बाना इस देश में है उसको समाप्त करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने तो हदें पार कर दी, संविधान की मर्यादाएं भी लांघ दी। वहीं देहरादून में देर रात से लगातार हो रही भारी बरसात के मद्देनजर पुलिस द्वारा नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए पुलिस टीम अलर्ट मोड पर है और नदी नाले के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों से भी सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जिस तरह से अभी बारिश का अलर्ट चल रहा है, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ के भी अलर्ट है और देहरादून में भी देखा कि लगातार बारिश हो रही है। उसको देखते हुए हमारे देहरादून और आसपास जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पर पिकनिक मनाने या घूमने या अन्य कारणों से वहाँ देखने के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं नदियों के किनारे लोग घूमते रहते हैं वहाँ पर। तो इसको देखते हुए जिस तरह भारी बारिश का अलर्ट है और जिस तरह से लोग के डूबने की आशंका रहती है, पूर्व में भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, इसको देखते हुए मोबाइल पार्टीज़ को लगाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट करें, लोगों को बारिश का
का जो अलर्ट है उससे बताएं, और साथ ही साथ जो इस तरह के नदियां हैं जो हैं वहाँ पर किनारे पिकनिक स्पॉट्स पर जाने से बचें। इसीलिए लगातार ये अनाउंसमेंट्स उन लोगों की सेफ्टी के लिए की जा रही है। वहीं रुड़की में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरा शहर जलमग्न होने के चलते एक तरफ घरों में बारिश का पानी घुस रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में सावन के पहले सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी भुवन भट्ट ने बताया कि जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धाम है 125 मंदिरों का ग्रुप है, जिनमें 125 मंदिर हैं, जिनमें 5 टेंपल मेन है, महामृत्युंजय, जागनाथ, ज्योतिर्लिंग, पीछे पुष्टि माता, केदारनाथ जी, हनुमान जी मुख्य मंदिर है। तो सावन माह का जो यहाँ पर मेला चलता है, 1 माह का यहाँ पर मेला रहता है, तो इसमें विशेष शिव जी का ही पूजा रहता है। तो इसमें शिवार्चन के रूप में पूजा की जाती है। बाबा का महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, काल सर्प की पूजा, नवग्रह पूजन इत्यादि यहाँ पर पूजाएं की जाती हैं। ब्राह्मणों के द्वारा की जाती हैं पूजा। काफी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपने अपने मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़कों के दोनों तरफ 10-10 मीटर की नाप पर आने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी के तहत कई पेड़ भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन पेड़ों को हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे से ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। बता दें कि इस चौड़ीकरण की जद में सरकारी संपत्ति भी आ रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि उसमें जो पाकड़ या पीपल या बरगद इस तरह की प्रजाति के जो पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनको काटने के बजाय उनको हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। उसके लिए विशेष फंड का व्यवस्था करते हुए फिर लोक निर्माण विभाग द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी हम लोग मंगलपड़ा और सिंधी के बीच में इस पे हम कार्य शुरू कर चुके हैं और लगभग इसमें 40 के आसपास पेड़ हैं जो यहाँ से ट्रांसलोकेट किए जाने हैं। देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पारिवारिक समस्या से निपटने के लिए तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तांत्रिक ने पीड़ित से करीब 1.5 लाख रुपए के साथ सोने की चैन हड़प ली। पीड़ित की शिकायत पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित से ठगी करने के बाद तांत्रिक फरार चल रहा है। अब चूंकि इस तरह के प्रकरण जब आते हैं, इसके बाद उनका जब उनकी पूजा होनी थी, जब उनके द्वारा पूजा के स्थान पर जब उनको तलाश की गई तो वो पंडित जी नहीं उपस्थित हुए। बाद में जब पुलिस के पास शिकायत आई तो पता चला वो कोई ज्योतिष ना होकर एक व्यक्ति वहाँ कोई रुका था जिसकी आईडी महाराष्ट्र की लगी थी। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ये फ्रॉड की लगा कि फ्रॉड के द्वारा इनको झांसे में लेकर, और हो सकता है अन्य लोगों को भी इस तरह से झांसे में लिया हो, चूँकि अखबार में पैम्पलेट वितरित कराकर लोग वहाँ जाते थे वहाँ पूजा पाठ के लिए। तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो इस तरह के फर्जी ज्योतिष बन के या इस तरह के पूजा पाठ करके लोगों को झांसे में लेने वाले के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारी टीम उसको तलाश कर रही है। वहीं 19 जुलाई को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भुज में पेट्रोलिंग के दौरान अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से शहीद हुए बीएसएफ के हवलदार दयाल राम का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लोहाघाट मल्लापाटन पहुंचा। इस दौरान पूरा गांव भावुक हो उठा। उधर शहीद को तिरंगे में लिपटा देख परिजनों में कोहराम मच गया। हर कोई शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। बता दें कि सैकड़ों लोगों के बीच शहीद को अंतिम सलामी दी गई। दयाल राम जो 59 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे भुज में, उनकी पेट्रोलिंग के दौरान जो है कष्ट और देश की सेवा करते इसमें उन्होंने अपना जीवन जो है देश के नाम पे अर्पण किया है। आज उनकी जो है पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा है उनके पैतृक गाँव, और अभी जो है पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हम कर रहे हैं और उनको भी नमन और याद करते हैं। लोहाघाट से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि रिश्ते में चचेरे दादा लगने वाले शख्स ने 5 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। उधर मासूम ने जब अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में मां को बताया तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी है कि पीड़िता की मां ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की पत्नी द्वारा मासूम की मां के साथ मारपीट करने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज की गई है। एक हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक मासूम से दुष्कर्म के संबंध में प्रकरण आया था। उसमें हमने त्वरित एफआईआर दर्ज की
और उससे संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सर अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। वहीं मंगलौर नगर निगम के 106 कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल कर्मचारियों ने कांवड़ यात्रा के चलते छुट्टी न मिलने पर हड़ताल की है। कर्मचारी सभी सफाई कर्मचारी जो का स्टाफ है 106 कर्मचारियों का है और बाकी जो हमारे दफ्तर के लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। ऑफिस के लोग जितने भी हैं सब हमारे साथ हैं। कब तक हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक मैडम खुद आकर हमारे से वार्ता नहीं करेगी। हम फोन पे कोई वार्ता नहीं मानेंगे और ना ही समझौता करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 153 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। उच्च शिक्षा और शहरी विकास विभाग में देंगे सेवाएं। मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा अन्य विभागों में भी जल्द होगी नियुक्ति। कांवड़ यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पहचान उजागर करने पर लगाई रोक। कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत। सैन्यधाम में हुए घोटाले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा शहीदों के नाम पर भरी जा रही जेब। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति का जायजा लेने आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश, लोग भी बरते सावधानी।